हम्म, वो देख लीजिए। अच्छी बात है। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ फ़ासमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की पॉडकास्ट भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपने देखा कि हमने जब जर्नलिज़्म के ऊपर बात की, सूफ़ीज़्म के ऊपर बात की, वकला के साथ बात की, तो हमारा मेन मोटो ये होता है कि मुआशरे में अहम किरदार किस तरह से अदा किया जाता है। तो मैं बैरिस्टर अहमद क़य्यूम साहब के पास इस वक्त मौजूद हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ भी पॉडकास्ट करूँ, इनसे भी सीखूँ। चूँकि मैं खुद भी नौजवान हूँ, नौजवान वकील बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत से नौजवान वकला जो है वो इस फील्ड में आने चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे क्या एस्पेक्ट्स एलिमेंट्स होने चाहिए जिस पर अमल दरामद होने के बाद अच्छा वकील भी बना जा सकता है। तो इसके ऊपर गाहे बगाहे हम इनकी वीडियोस भी देखते हैं। और आप एक मारूफ कानूनदान हैं और कानून की दुनिया में बड़ा अहम और बहुत बड़ा मुकाम रखने वाली शख्सियत हैं। इनको अपनी पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक कैसे हैं आप? ठीक हैं? यार बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया सर यार। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नहीं, और मेरे लिए ऑनर है यार। सर मेरे मेरे लिए और मेरे चूँकि मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए सवालात करता हूँ, खुद लर्निंग के लिए सवालात करता हूँ। तो सर पॉडकास्ट के लिए तो टाइम निकल आया, लेकिन हम उसको किस तरह से प्रोडक्टिव मैं बनाता हूँ अपने नौजवानों के लिए, वो मेरे पर भी डिपेंड करता है। और चूँकि शख्सियत का तो एक असर होता ही होता है सर। तो मैं यहाँ से ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपकी शख्सियत के हवाले से कुछ चीज़ें ऐड की जाएँ कि बैरिस्टर अहमद क़य्यूम साहब की जर्नी जो है वो कानूनदान बनने तक की, वो क्या रही है? यार मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, लेकिन मेरी पर्सनालिटी का आप जिक्र करें, दादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वालिद साहब हाई कोर्ट के जज थे, अटर्नी जनरल भी रहे, लीडिंग वकील भी रहे। मगर पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वालिद साहब ने मुझे कहा था कि यार तू वकील नहीं बन सकता, तेरी अच्छा, तो पर्सनालिटी इसके लिए है ही नहीं, तू बहुत नरम है। सही। तो वो अपोज थे मेरी वकालत में आने के। उस वक्त सिटिंग हाई कोर्ट के जज थे। मुझे शौक था, उनको मैंने अपने वालिद साहब को वकालत करते हुए काफ़ी पास से देखा हुआ था, और जजी करते हुए भी देखा हुआ था, लेकिन मेरे ज़हन में था कि मैंने वकील बनना है। सही। डिग्रियां मेरी साइंस में थी, बाहर और मामलात की भी थी, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में नौकरियां भी बड़ी ऑफ़र हो रही थी। बट मेरे जहन में था अगर पाकिस्तान वापस आना है तो ख़ानदानी जो पेशा है उसको आगे लेके मैंने जाना है। सही। सो मैं तो लड़के आया हूँ इस प्रोफेशन के अंदर, और मेरी पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें नहीं थी जो एक अच्छे वकील के अंदर होनी चाहिए, मैंने डाली हैं मेहनत करके। सो अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और लड़का भी कर सकता है। मेरा दीन ईमान ये, और बात ये है कि मेरी टांगें मेरी कामती थी, आवाज़ मेरी पतली सी अभी भी है। पढ़ाई का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, किताबों में अभी भी घिरा हुआ बैठा हूँ आपके सामने। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। बट वो चीज़ें जो कि एक अच्छे वकील से एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद मेरे में आदी थी। हुँ, और वो मैं चाह रहा था, चूँकि मैं अपनी ज़ात को इम्प्रूव करूँ, बोलना भी सीखूँ, अच्छे अंदाज़ में कंट्रीब्यूट भी अपनी सोसाइटी के अंदर करूँ। तो और फिर उसके बाद मैं बाहर पॉलिटिक्स में भी डाला, तो मेरे ज़हन में यही था कि मेरे नज़दीक कायद-ए-आज़म की मैंने के बारे में किताब थी जनाब पाकिस्तान स्टैनली वोलपॉट की। वो अपने स्टूडेंट्स के टाइम में पढ़ी, तो आई वाज़ वेरी 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 इम्प्रेस्ड बाय दैट। तो मैंने खुद चाहा और ज़िद करके चाहा कि मैं वकालत के अंदर आऊँ। सही। और फिर उसी तरीके से मेरा जो स्किल सेट था वो आधा था, पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट था मैं, पढ़ाई में मैं टॉपर था, हुँ, लेकिन बोलने में मेरी टांगें काँपती थी। सो आया, आहिस्ता 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 मेहनत करके अब आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर आपने जैसे कि ज़िक्र किया और हमें भी मालूम है कि आप कानून की तालीम हासिल करने के लिए बाहर चले गए। से तो बाहर की जो तालीम हासिल करते हैं, वो एनवायरनमेंट देखते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर रच बस जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने पाकिस्तान का जो असर है, वो भी अपने तक जो है वो रखा और उसको उजागर किए रखा और उसके बाद यहाँ पर आके ही प्रैक्टिस की। तो उसकी क्या वजह बनी कि उसने आपको अपने गलबे में नहीं लिया? यार मेरा तो ज़हन के अंदर ये था और पहले दिन से ही ये था,
मैं मज़ाक की पैदावार हूँ, यहाँ पे पला ब बढ़ा सारा, जी, ये जो मेरा दफ़्तर है, ये मेरा मेरा आबाई घर हुआ करता था पहले, जी, साथ वाली बिल्डिंग और ये सारे के सारे। हमारी उस टाइम के ऊपर जो एजुकेशन थी, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ वग़ैरह, ये पाकिस्तान के अंदर क्या मामलात थे, मैं सेंसिटिव एक बच्चा था और मेरा तो एजुकेशन में कम अज़ कम बावजूद के शहज़ादों वाले कॉलेज में, एचएन कॉलेज में मैं पढ़ता था। घर की शायद तरबियत कुछ इस नौइयत की थी कि मेरे ज़हन में था कि वापस आके चीज़ें ठीक करनी है। सही, और वापस आके भी नहीं, कि मैं जहाँ पे भी आऊँगा पाकिस्तान में आके मैंने कंट्रीब्यूट करना, और मेरे नज़दीक अगर आपकी ज़िंदगी का अगर कोई मकसद है या कोई मानी अगर हो, फ़ौत होने से पहले, तो आप वो यही होता है कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने क्या बेहतरी लाई। मेरे एचएन कॉलेज जो शहज़ादों का कॉलेज है, जहाँ से मैंने पढ़ा और थ्रू आउट 12 साल मैं पढ़ता रहा और टॉपर रहा थ्रू आउट, उसका अलमिया ये है कि 100 एलीट्स का स्कूल है। जी, अलमिया ये है कि टॉप फैमिलीज़ के 108 बच्चे अगर मेरे साथ पढ़ रहे थे, तो उनमें से 94 वापस नहीं आए पाकिस्तान। हुँ, बाहर ही रहे। ये तो समझ फिर भी आती है कि पाकिस्तान में आपकी पोज़ीशन अच्छी नहीं और ये हो वगैरह, लेकिन पाकिस्तान के जो अशराफिया हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर फ़ेथ नहीं रखते और अपने बच्चों को बाहर रखते हैं। और वो चीज़ें वगैरह जिन्होंने आके पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करना था, कोई वहाँ पे डॉक्टर बना हुआ है, कोई वहाँ पे बैंकर बना हुआ है, और सारे के सारे बाहर रह गए। मेरा ज़हन के अंदर यही था कि वापस आके अगर आपने करना है पाकिस्तान में, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, वहाँ पे मुझे बहुत नौकरियाँ मिल रही थी। मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में मैंने डिग्री की थी, वहाँ पे मैं टॉपर्स में था, और मेरा जो प्रोफ़ेसर था वो उसको कुछ सालों के बाद नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स का मिला, रॉबर्ट मंडेल को। सो नौकरियाँ तो बहुत थी। प्लैटर पे रख के आतिफ़ रहमान मियाँ साहब और ये सैयद मोहम्मद अली अब्बास वर्ल्ड बैंक में होते हैं, आतिफ़ रहमान मियाँ का यहाँ पे काफ़ी नाम, वो मेरे क्लास फेलोज़ थे साथ। इकट्ठे हमने पढ़ा एचएसओन वगैरह के अंदर, तो उसी तरीके की नौइयत की मिल रही थी। बट आई हैड इन माय माइंड कि मेरी इधर ही जगह है, और अगर मैंने कुछ करना है, प्लस वालिदैन आपके यहाँ पे हैं, सही, सारा ख़ानदान आपका यहाँ पे है, तो मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ कि जो वहाँ से जनाज़ों के ऊपर या शादियों के लिए ही वापस आए ख़ानदान के लिए। तो आई वांटेड टू बी बैक, तो इसलिए वापस आए। पाकिस्तान के लिए भी जो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते जी, बिल्कुल, करने के लिए। हैं। सर इसी के हवाले से जो है वो सवाल ज़हन में आ रहा है कि नौजवान मुखला जो हैं वो बाहर ज़्यादातर वैसे बड़ी बहुत ज़बरदस्त रंगीन ज़िंदगी बहुत होती है। एग्ज़ैक्टली मेरिट भी वहाँ पे बहुत होता है, हुँ, और भी बीच में बहुत रंगीनी शोगल मेला काफ़ी ज़्यादा होता है। इधर तो बिजली नहीं आती, ये नहीं होता वगैरह, बट आई थॉट कि नहीं करना है, यहाँ पे वापस आना है। ऐसा ये आम सा एक मिथ बन गया कि जो बाहर जाते हैं वो पढ़ के आते हैं और फिर आके बड़ा अपना असर और रसूख रखते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं कि हम तो जो है वो बाहर से पढ़ के आए हैं या हमारा जो है वो सारे मामलात हैं। तो आप इसको डिनाई करते हैं या मानते हैं? नहीं यार, जनरली कोई खलाई मखलूक तो नहीं होती, डिपेंड करता है आप कौन से सर्कल के अंदर मूव कर रहे हैं। हाँ, बाहर से अगर कोई डिग्री हासिल करके आया है, या बड़ी डिग्रियाँ उसने बाहर से ही सारी इकट्ठी की हैं, तो मैं अपना ज़ाती मुकदमा उस वकील को नहीं दूँगा। क्योंकि उसको तो ना उर्दू पढ़नी आएगी, ना एफआईआर पढ़नी आएगी, ना उसको ऑर्डर शीट पढ़नी आएगी, ना मुआहिदा बै पढ़ना आएगा। ही वुड नॉट बी फिट वकील यहाँ पे एक्सरसाइज़ करने के लिए। डिपेंड करता है, अगर मैंने उससे कोई कॉर्पोरेट मुकदमा करवाना है या कोई इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट नेगोशिएट करवाना है, वो मैं लोकल वाले से नहीं करूँगा। सो मेरे अंदर ये चीज़ें वगैरह थी, सारी डिग्रियाँ मेरी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ थी, आइवी लीग से कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस थी, ऑक्सफोर्ड से मैंने कानून की डिग्री हासिल की, और फिर उसके बाद सेंट जॉन्स, उसके बाद इन्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लिंकन, जिनसे मैंने बैरिस्टर बन के आया। मगर जब मैं पाकिस्तान वकालत करने आया, तो मैं मुकम्मल तौर पे ज़ीरो था। ये सारी की सारी जो मैंने अपनी स्किन ऊपर चढ़ाई हुई थी, पढ़ाई लिखाई की, ये वो करके मैंने कुरेद के अपने ऊपर से उतारी। ये जो आकड़ मेरे अंदर थी कि जी मुझे आके फ़ौरन ही पैसे मिलने चाहिए और मैं बड़ा तोप चीज़ हूँ, वो मुझे अपनी एक्चुअली उतारनी पड़ी। बेशुमार लड़के जो बाहर से डिग्रियाँ करके आते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे बैठ के एक्सटर्नल डिग्रीज़ करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आप मुकदमा हासिल करके, आप मुकदमा प्रॉपर्ली एग्ज़ीक्यूट करके जीत सकते हैं कि नहीं? वही आपकी पहचान होती है। तो अगर कोई बाहर के ऐसे भी लड़के हैं जो हमने देखे हैं कि जो जेडी वगैरह बड़ी डिग्रियाँ पढ़ के आए हैं, बहुत काबिल हैं, वो यहाँ पे आके अच्छी भी वकालत कर रहे हैं। आई विल नॉट से कि, और वो नीचे जाके भी अच्छे लेवल के ऊपर काम कर लेते हैं। बट कोई जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है। बात ये है कि आप क्या काम कर सकते हैं कि नहीं? चाहे अंग्रेज़ी में करें, उर्दू में करें, अंग्रेज़ी वालों का अपना अलग अंदाज़ होता है, उर्दू वालों का अलग होता है, तो मेरे नज़दीक मोड ऑफ़ एजुकेशन वगैरह के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मेहनत करनी आपको ज़्यादा बेहतर वहाँ पे अब्रॉड सिखाई जाती है, रगड़ा आपको बहुत मिलता है,
2 नंबर के साथ मुश्किल ही आप वहाँ पे डिग्री खरीद सकते हैं, मेहनत करनी आपको सिखा दी होती है, मगर अब नॉलेज बेस आपकी ज़ीरो होती है, लैंग्वेज स्किल उर्दू के ज़ीरो होते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा होता है कि पाकिस्तान के कानून के बारे में आपको पता होता है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जी। सारी डिग्रियाँ अगर मेरी बाहर की हैं, मैं फ़ौजदारी इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने सीआरपीसी, पीपीसी पढ़ी नहीं हुई। हुँ, आके थोड़ी बहुत मैंने देख तो ली, आई कैन मैनेज इट अगर मैंने करना हो, बट आई एम स्टिल अनकंफर्टेबल। सिविल का मैं इसलिए किंग हूँ क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट से रगड़ा खाया और उर्दू के अंदर किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर खुद रगड़ा खाया है, मल्टीपल केसेस किए हैं, तो इसलिए मैंने सीखा है। तो वहाँ पे कोई एजुकेशन इतना डायरेक्टली नहीं है, आपका स्किल सेट इम्प्रूव कर लेती है, लेकिन डायरेक्टली आपको कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, चाहे यहाँ से हो या वहाँ से हो। बिल्कुल सही। सर यू हैड एम्बिशियस, ठीक है, लेकिन जो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि नौजवान वकला जो हैं वो मैं इस सवाल को यहाँ पर लेके जाना चाह रहा हूँ कि कौन से लोग जो हैं वो वकालत के पेशे में आ सकते हैं या किन लोगों को वकालत का पेशा चूज़ नहीं करना चाहिए या ये डिग्री हासिल करना उनके बस की बात नहीं है या वो ना करें इसके बजाय कि वो कुछ और अच्छा काम कर लें। और दूसरी चीज़ ये जो करना चाहते हैं उनके लिए ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, अपने स्किल्स को बेहतर करें या ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या फिर वकीलों के दरमियान वकीलों के झुरमुट में बैठना पड़ेगा? ऐसी क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जो एक अच्छा वकील बनने के लिए दरकार है? ये देखो 2-4 चीज़ें एक अच्छा वकील होने के लिए दरकार ये है कि वो लड़का खुद ही इस सवाल का जवाब उसके ज़हन के अंदर आना चाहिए। हुँ, अच्छा वकील का वो बंदा होता है जो कि जिस उसके सामने कोई सवाल, कोई मसला आता है, उसके जवाबात निकालता है। सही। तो अच्छा वकील इस तरीके से सोचता है कि अच्छा यार वकील करने के लिए क्या-क्या चीज़ है। अच्छा वो वकील बोलता है तो मुझे बोलना आना चाहिए, वकील लिखता है तो लिखना आना चाहिए, वकील के सामने मामलात आते हैं, उससे एक मुकदमा बनाता है तो वो आना चाहिए, वकील किताबें पढ़ता है और उसमें से कानून निकालता है तो पढ़ने की भी मेरे पास एबिलिटी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी चीज़ें वकील में एबिलिटी होनी चाहिए कि जाके किसी से बात करके अपने फ़ेवर के अंदर जो भी डिसाइड करना है उसको कन्विंस भी कर सके, यस, राइट? ठीक है, तो अच्छा आपको मैंने एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि एक अच्छे वकील के अंदर क्या होता है, वो प्रॉब्लम लेके उसको टुकड़ों में तोड़ के सही, उसको इस तरह करता है। ठीक, किन लोगों को वकालत नहीं करनी चाहिए, बेईमान लोगों को वकालत नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब दुनिया के सबसे ईमानदार लोगों का ये है, मगर इसके अंदर बेईमान लोग भी बेशुमार अब आ चुके हैं। सही। डिग्रियाँ खरीदने वाले भी बेशुमार आ चुके हुए हुँ, हैं और वो करने के लिए उनका ये ख़्याल है। एक ज़माने में ये भी बात होती थी जिससे कुछ और नहीं हुआ उसने वकालत कर ली, हुँ, मेडिकल नहीं हुआ वकालत कर ली, बिल्कुल, सीएसएस के लिए नहीं बैठे रहे, नहीं क्वालीफाई कर लिए वकालत कर ली। उस लिहाज से ये प्रोफ़ेशन अकोमोडेट तो कर देता है स्किल सेट वगैरह के लिए, लेकिन अगर आपने इस प्रोफ़ेशन के अंदर एक्सेल करना है, तो इसके अंदर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना खून देना पड़ता है। जी, और आपके स्किल सेट्स वगैरह फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे अंदर 60% ही स्किल सेट थे, 60% नहीं थे। जी, मेरे से नहीं बोला जाता था, मेरी टाँगें काँपती थीं। अंग्रेज़ी लेवल के ऊपर था, उर्दू में मैं वैं-वैं करके उर्दू बोलता था, बर्गर अंदाज़ के अंदर। अब मैं आपके सामने फर-फर बोल रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं। हुँ, बात ये है कि आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, ये कमाई के लिए अगर आपने इस प्रोफ़ेशन में आना तो मत आइए। सही, अगर आपने इंसाफ़ देने के लिए या प्रॉपर करने के लिए अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद देने के लिए आना है तो ज़रूर आइए, इससे बेहतर कोई है नहीं, ये इबादत के दर्जे की चीज़ है। अल्लाह की एक सिफ़त है अल-वकील, हुँ, राइट? सो मेरे नज़दीक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोफ़ेशन देयर इज़। मैं हर लड़के को एनकरेज करता हूँ कि आप आएँ। हुँ, मैं अपने बेटे को भी चाहता हूँ कि वो आए और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इस प्रोफ़ेशन के अंदर आए, हुँ, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। हुँ, अब और अगर कोई लड़का मुझे कोई ब्राइट लगता है, ब्राइट लोगों के लिए ये प्रोफ़ेशन है बिकॉज़ इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर मेहनती आप नहीं हैं, ऐसे ही, आपने हल्की लाइफ़ रखनी है तो जाएँ बैंकर-शैंकर बन जाएँ। हुँ, सो ये है देयर इज़ नो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी, लेकिन मैं हर किस्म का ही बंदा यहाँ पे आजकल आ रहा है। मेरी इल्तिजा होगी कि ईमानदार लोग ही आएँ बिकॉज़ ईमानदार लोगों का प्रोफ़ेशन है। खराब आने वाले, वायलेंस करने वाले, डन करने वाले, प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्ज़े करने वाले, वो इस प्रोफ़ेशन में ना ही आएँ बिकॉज़ इस प्रोफ़ेशन को वो तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सर क्या यही वजह थी कि आपने अदब को भी अपना गहवारा बनाया? अदब से भी बड़ी शगफ है क्योंकि हम देखते हैं आप की जो वीडियोज़ हैं वो रिव्यूज़ भी आ रहे होते हैं बुक्स के ऊपर, तो वो उर्दू के हवाले से भी हैं और अदीबों के हवाले से भी जो है वो चीज़ें होती हैं। क्या इसको आपने उस चीज़ के लिए चुना था? ये देखो 2-3 चीज़ें एक तो शोगल मेला भी आई एन्जॉय इट, ठीक है। ठीक है? पढ़ने-लिखने का। दूसरा मेरा देख मैंने अपनी ज़िंदगी को इस अंदाज़ में ढाला है कि जो मेरी वकालत के अंदर कंट्रीब्यूट करें, जी सर। राइट? उर्दू का अखबार मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि ज़ुबान में उर्दू की रवानी आए।
उर्दू के अंदर शेर व शायरी करने की इसलिए कोशिश की कि वो उस उर्दू में ज़हन चलना शुरू हो। अंग्रेज़ी में अगर मैं ज़्यादा कंफ़र्टेबल था, मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल जो काम होता है, मैं आपको फिर वकील का अपना दिखा भी रहा हूँ कि वकील किस तरह सोचता है। जी, जी। वो यही है कि मैंने अपनी उर्दू ठीक करनी है, तो उर्दू पढ़ो। सही। उर्दू लिखोगे तो उर्दू लिखनी आ जाएगी। जी, जी। उर्दू में आपसे मैं बात करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा तो उर्दू बोलनी आ जाएगी। कोई टीका तो नहीं है ना कि जो मेरे वालिद साहब मुझे लगा देते और मैं उसके बाद बड़ा अच्छा वकील बन जाता। हुँ, इसी तरीके से ये स्किल सेट वगैरह के अंदर अंग्रेज़ी अगर मैं नहीं करूँगा तो आई विल बिकम वीक इन दैट। सही। तो सुबह मैं उठता हूँ, अखबार के अंदर आते हुए क्रॉसवर्ड करता हूँ ताकि मेरा अंग्रेज़ी में ज़हन चलना शुरू हो जाए। मैं दिखा ये रहा हूँ कि छोटी-छोटी आदत और अपने पसंदीदा चीज़ों को मैंने इस तरीके से ढाल लिया है कि वो मेरे इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। हुँ, आपने मेरे अंग्रेज़ी की किताबों और उर्दू की किताबों के बारे में आपके ज़हन में ये इम्प्रेशन आ गया कि ये दोनों ज़ुबानों में अच्छा है। मैं अपने बारे में इश्तिहार तो नहीं लगा सकता कि मैं बड़ा अच्छा वकील हूँ, लेकिन आपकी नज़र में और आपके ज़हन में तो आ गया कि ये बंदा अच्छा है, उर्दू में भी अच्छा बोल लेता है, अंग्रेज़ी में भी तो कोर्ट में अच्छा बोल लेगा। सही। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई एडवर्टाइजिंग। हुँ, एक अच्छा वकील रास्ता निकाल लेता है कानून के अंदर रहते हुए सही। कोई चीज़ जो वो हासिल करना चाह रहा होता है। हुँ, सो अंडरस्टैंड दिस एज वेल। और वैसे भी शोगल मेला के आपके साथ इसके सारे गप करके लेक्चर्स वगैरह किए तो लड़के बीच में पसंद करते हैं, लड़कियाँ उनके ऊपर यू कैन डिस्कस इट विद दम। हुँ, सो वो सोशल मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन गिव्स मोर मीनिंग टू वट एवर यू डू। सही। पाकिस्तान के अंदर घर में बैठ के अगर आपने अपने शौक की किताब पढ़ ली और किसी से उसके ऊपर इंटरैक्ट नहीं किया तो हवाई हवाई फायर ही किया, किसी को क्या पता चला, जंगल जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? तो हाँ, बिल्कुल ठीक। तो इसी तरह सर मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ कि हमने किताबें पढ़ी कानून की, उसमें आइन साजी भी है, अमेंडमेंट्स भी हों तो वो भी लिखी जाती हैं, लेकिन जब तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना हो तो वो तो फिर सारे सारे सादा अल्फाज ही, मैं ये कहूँगा कि वो वही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर, और मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ कि बाहर के ममालिक में और पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी है वो बाहर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आती है। इसकी क्या वजह से देखते हैं? उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना होता है? कानून इम्प्लीमेंट करने वाले इदारे और वकीलों ने। जी सर। हर जगह के ऊपर कमज़ोरी आपको नज़र आ रही है, ऐसे ही। मॉरल भी डेग्रेडेशन नज़र आ रही है। बात तो ये है, अभी बाहर एक वकील साहब आए थे वहाँ पे कि जी मुकदमे में मुझे कितना कट देंगे। जी। अच्छा। मैं क्लाइंट लेके आ गया, मैंने कहा कि यार कानूनन तो अगर वो हाई कोर्ट का वकील होता तो मेरे साथ हाई कोर्ट में जॉइंट काउंसिल बन सकता था। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए। मैंने पैसों को ना की, हुँ, शायद मैं रजा हूँ इसलिए मैंने अभी बीच में ना की। एक और लड़का कल आया यहाँ पे इसी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, तो वो कह रहा था जी मुझे रिकमेंडेशन दे दीजिए ज़बरदस्ती कि मैं आपके साथ 6 महीने काम। मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ। हुँ, उसको बड़ा गंदा लगा कि मैंने उसको आगे से ये कहा कि, और वो मुझे गिनवा के गया कि जी जब आप वोट लेने के लिए आते हैं तो आप तब ये करते हैं। बट बात मैंने आपको फिर ये कहा ईमानदारी, सही। बात मैंने ये कहा कि हमारा यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि हम अपने बच्चों और अपनी ज़ात के ऊपर ये लागू करना पसंद नहीं करते। बाकी सारों के लिए मुझे आके आप कह देते हैं मोहम्मद भाई बहुत अच्छी बात है, तुमने ये किया हुआ वो किया हुआ, लेकिन साथ ही आप ये कह देते हैं कि ये कर लो। सो मेरे नज़दीक ये फंडामेंटल चीज़ है कि हम मॉरली, जबकि इस्लाम वगैरह के अंदर नहीं, इस्लाम के बगैर आप एक तरफ नमाज भी पढ़ते हैं और फिर 2 नंबरी भी करते हैं, हुँ, हराम भी खाते हैं और फिर शायद उसकी माफ़ी मांगने के लिए आप ये सारा करते हैं। तो ये चीज़ वगैरह फंडामेंटल मॉरल स्ट्रेंथ, लाइन में आप नहीं लगना चाहते, समझते हैं कि जी काला कोट और टाई पहन लिया तो आपको पीटने का बीच में हो गया। पुलिस वालों को आप, पुलिस वाले की अगर आपने आपके साथ कोई ज़्यादती की, आप उसको पर्चा करके या उस पर मुकदमा करके उसकी पेटी उतरवा दीजिए या यूनिफॉर्म से उसको फारिग वगैरह करवा दीजिए। ना कि आप बीच में 18 और लड़कों को पकड़ के जाके उसको पीटने के लिए चले जाते हैं, थाने पे धावा बोल लेते हैं, ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को फ़तह कर लेते हैं, हुँ, या ये वहाँ पे कोर्ट में आते हैं तो उनको मारना शुरू कर देते हैं, या ये सारी चीज़ें। सो ये हमारा जो लेवल है अक्रॉस द बोर्ड ही सारे का सारा तकरीबन ख़राब हुआ है। मैंने अपना दीन ईमान कम से कम ये बनाया हुआ है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बोलता नहीं हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप पे लागू करता हूँ। सही। कतार में अगर खड़ा होना है तो मैं करता हूँ। कहने को तो मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, जजों का बीच में बच्चा रहा हूँ मैं, फिर भी कतार में खड़ा होता हूँ। करने को 72 और जगह के ऊपर मैं एडवांटेजेस ले सकता था, बड़ी एडवाइजरियाँ ले सकता था, बड़े ओहदों के ऊपर बैठा हो सकता था, मगर मैं यहाँ पे बैठ के जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मेंबर बार काउंसिल की, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का, और कोई नहीं पढ़ा लिखा रहा तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ। हुँ, और वकालत से टाइम छोड़ के ये सारे का सारा कोई कमाई वगैरह तो नहीं कर रहा होता, औरों को बीच के लिए वो वैल्यू है।
सो इट जस्ट कम्स डाउन टू योर मॉरल थिंग। इंग्लैंड अमेरिका के अंदर उन्होंने सिस्टम के अंदर वो एक्चुअली बिलीव करते हैं और उनको सज़ा मिलती है। यहाँ पे ये सिलसिला है कि वो 2 नंबरी भी अगर कर ले तो कहते हैं यार बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है सी ना, कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता था, जाली कॉलेजेस से, नॉन एग्जिस्टेंट कॉलेज से डिग्रियाँ ले रहा था, तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, उसको डिग्री में अभी कंटिन्यू कर लेने दें। उसने इब्तदाई यहाँ से की, उसको नहीं पता था उसका कॉलेज नहीं, और एक क्लास की एक दिन भी नहीं उसने अटेंड किया, लेकिन कहा जाता है कि जी वो देखें। मेरे नज़दीक ये इमोरल चीज़ है, गलत चीज़ है, नहीं अलाउ करेंगे। आपने अगर किसी को अलाउ कर दिया पढ़े बगैर जाली अटेंडेंस के ऊपर, तो वो आके अगले दिन अपने हमसाई की प्रॉपर्टी के भी जाली डॉक्यूमेंट्स बना लेगा, और वो बैठ के किसी बेवा ने उसको अंगूठे ब्लैंक कागज़ के ऊपर साइन करके दिए होंगे, तो वो अपने बीवी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, दैट्स वाई मैं केम बैक टू पाकिस्तान। कहने के लिए तो मैं वहाँ पर आराम से बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी जी सकता था अमेरिका वगैरह में, बट ये मेरा कम अज़ कम ज़हन है। आपके वालिद साहब से भी इसी चीज़ के ऊपर मैं प्यार करता हूँ। असमी साहब भी बीच में रूहानियत और इस्लाम और अच्छी स्पिरिट से बात करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और अच्छी चीज़ को अच्छा कहते हैं और गलत चीज़ को गलत कहते हैं। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। सर आपने उनका तो जिक्र किया, मेरा सवाल भी ये था कि आम आवाम को बुनियादी हकूक़ का नहीं पता होता, या फिर जो वकील है उसको पता है, या कानून से मुंसलिक जो भी इदारे हैं उनको पता होता है, या उनसे मुंसलिक लोग हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर हमारे खिलाफ अगर ये कार्रवाई हो जाती है तो हमें कैसे बचना है या कुछ उसको किस तरह से टैकल करना है। तो आप क्या समझते हैं कि आम आवाम तक कानून को आम फ़हम अंदाज में पहुंचाने के लिए कितना अहम किरदार अदा करना चाहिए जुडिशरी को, लॉ फ्रेटर्निटी को, और मुख्तलिफ जो इसके साथ मुंसलिक हैं ताकतें? ये देखो, कोर्ट कचहरी का मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। आप किसी गांव के अंदर चले जाएं, उनको पता है कि कानून को कैसे करना है, थानेदार को किस तरीके नाल हैंडल करना है, तो क्या होता सारे का सारा सिस्टम हमारा। चूँकि सज़ा देने का ये प्रॉपरली हुआ नहीं हुआ, तो सही तरीके से यहाँ पे फिक्स वगैरह नहीं हुआ इधर पैसे देने, इधर ये करना है, करप्ट इतना ज़्यादा और ख़राब हो गया हुआ है कि मैं इस चीज़ से नहीं डिस करता वगैरह। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली विक्टिम्स के हकूक़ नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जाके एग्ज़ामिन करो तो हर मर्डर का मुकदमा तकरीबन 80% के अंदर क्विट हो जाते हैं बंदे। उस दिन मैं हाई कोर्ट के अंदर था, 30 के 30 मुकदमों के अंदर हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर अक्विटल हो गया मर्डर के अंदर। 30 बंदे तो मर्डर हुए थे ना, उनके हकूक़ कहाँ गए, उनके ख़ानदान के हकूक़ कहाँ गए, उनके बचगान के हकूक़ कहाँ गए। दैट इज़ अ प्रॉब्लम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। हकूक़ वगैरह का सारों को पता है, मैं नहीं मैं आपसे मुकम्मल तौर पे डिसएग्री करूँगा कि यहाँ पे बेसिक हकूक़ का लोगों को नहीं पता, बेसिक मामले का भी, मगर सिस्टम इतना ज़्यादा करप्ट हो गया हुआ है कि या वो अपने हाथ के अंदर कानून ले लेते हैं, या कहते हैं कि यार इस गांधे विच पैना ही नहीं, खुद ही या खुद जाके गोली मार देते हैं, या बर्दाश्त करते हैं। सिस्टम की ख़राबी है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी थिंग रॉन्ग विद पीपल कि लोगों को पता नहीं कि गलत क्या होती है और सही सही क्या होती है। मगर यहाँ पे वंस अगेन जो मामलात अनफॉर्चुनेटली जिस नहज के ऊपर आ गए हुए हैं कि गलत को हम गलत कहने के लिए भी अब तैयार नहीं और डरते हैं। आपका जो अशराफिया हैं वो भी कहते हैं इस गंद में हम क्या पढ़ें, हमारी अपनी ज़िंदगी अच्छी है। आपका जो गरीब आदमी है वो भी उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है ये चीज़ें वगैरह, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उसके ख़िलाफ़ जब तक खड़े होके नहीं बोलेंगे गलत को गलत, और उसके अंदर सबसे बड़ा, और वकालत में मैं आया भी इसीलिए हूँ, आपको भी इसलिए इंकरेज कर रहा हूँ कि आपका काम है। जजेस के पास तो वही चीज़ें करनी है ना जो मुकदमे उन तक पहुँचते हैं। आप बहुत इंसाफ के फराहमी के अंदर और लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मैं अब बैठ के लेक्चर कर लूँ, वीडियो बना दूँ कि कानून ये होता है और इस तरह आपके ये हकूक़ हैं, उसकी कोई वक़्त नहीं। उस बंदे को कोर्ट में अगर मैं इफ़ेक्टिव तरीके से दाद रसी अच्छे अंदाज में दिलवाऊँगा तो इंसाफ का बोलबाला होगा और रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होता है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट, अगर मैं 2 नंबर वकील हूँ या 15 और इश्यूज़ वगैरह हैं, तो मैं उसकी ख़राबी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो टू माई माइंड वकीलों का और जजेस का रोल अपना काम प्रॉपरली करना और इंसाफ की फराहमी सही तरीके से करना। ये बैठ के कि जी वो एजुकेशन के अंदर पढ़ जाएँ, आई डोंट थिंक दैट इज़ द रोल ऑफ दिस। वो हाँ किया जा सकता है आगाही वगैरह करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन आज का जो आपका कोई भी बंदा है पाकिस्तान के अंदर, हर बंदा टीवी देखता है, हर बंदा
टॉक शोज़ देखता है, हर बंदों को ये हकूक़ वगैरह मैं इससे नहीं, और हर बंदे को 26वीं तरमीम का भी की इन्स एंड आउट्स भी तकरीबन पता होंगी। सो आई डिसएग्री विद कि यहाँ पे अवाम को आगाही नहीं है वेल इन्फॉर्म्ड है, मगर बात ये जो उनके जहन या दिल के अंदर होता है, जिस पार्टी से वो एसोसिएटेड या एफिलिएटेड होती हैं, उसी लाइन में अपना जहन बना के उसी लाइन के ऊपर चल पड़ते हैं। जहन खोल के प्रैक्टिकली क्या सही है क्या गलत है वो नहीं कहते। ठीक सर, वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ना कि फिर इन चीज़ों को लेते हुए कानून की हाकमियत की आपने बात की, तो उसके लिए अखलाकियात का बड़ा अमल दखल है, तो फिर वो हम उसको किस तरह से बेहतर करेंगे? यार देखो, अखलाकियात ऑब्जेक्ट रिलीजन की मैं बात नहीं कर रहा, अखलाकियात की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें अमल दखल है। आप ना दें 2 नंबर लोगों को यहाँ पे लाइसेंसेस, सही, सही, आप जाली डिग्री वालों को ना दें, आप डिग्री चेक करें, बिल्कुल सही, आप जाली कॉलेजेस को बंद करें, आप डिग्रियों को ख़रीदने वाले को आप ना अलाउ करें, ना कि आप ये कहें कि जी वो जी लॉ कॉलेज के अंदर तो पढ़ाई होती नहीं है तो क्या जाने की ज़रूरत। आप कहें कि यार ये तो छोटा सा एक सिन है। एक एक आप करते हैं कि दाखिले डिग्री जाली थी, तो डिग्री जाली के लिए आप जाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जमा करवा दिया, वो कर लिया, कोई इसके ऊपर मसला पड़ा तो उसको फ़लाँ बंदे को रिश्वत भी दे दी, उसको दे दिया, वो इंक्वायरी के ऊपर किसी स्टेज के ऊपर कोई मसला हुआ तो एक और आपने झूठ बोल दिया, उस झूठ को कवर अप करने के लिए आपने फ़लाँ बंदे से ये कागज़ बनवा लिए, ये करते 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 करते। तो मेरे नज़दीक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इब्तदा ही एज ए यंगस्टर ही ईमानदारी और मॉरल चीज़ के ऊपर हो। और देखो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल ये है कि कोई यंगस्टर एक्चुअली गलत चीज़ वगैरह करे, सही, क्योंकि इस उम्र के अंदर तो, जवानी के अंदर तो आप करप्ट नहीं हुए होते ना, आप पे इतना ज़्यादा वज़न होता है कि बीवी बच्चे भी आने हैं और आपकी बहुत रिक्वायरमेंट्स हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको कोई गलत चीज़ करना शुड बी नॉट एक्सेप्टेबल। लोगों का ख्याल होता है कि मैं फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स के साथ सख्ती वगैरह कर रहा हूँ, सख्ती नहीं कर रहा। इस स्टेज के ऊपर अगर वो फिसलना शुरू हुए तो जैसे मैंने बताया, तो सारी ज़िंदगी फिसलते जाएंगे। ज़्यादा उम्र वालों को या जिनको लालच हो गई होती है, जिनको चाट पट लग गई होती है, उनकी तो फिर भी समझ आती है। अभी तो यंगस्टर्स का ये सिलसिला होना चाहिए कि वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ बोलें और इनको ठीक करने की कोशिश करें, और उमंग होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए कि मैंने आके करना है। सो एज आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, इस प्रोफेशन के अंदर चीज़ें ठीक करने की के साथ आओ बेहतर से। और अगर नहीं भी कर सकते ना, बिकॉज हमारा सिस्टम टूटा हुआ है, अपनी ज़ात तक 2 नंबरी ना करो, करप्शन ना करो, ईमानदारी से तुम अगर हुकूक वगैरह दोगे तो मैं आपके सामने एक जीता जागता सबूत हूँ। माना कि मैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से आया हूँ और लोग मुझे ये कह सकते हैं, मैं कर सकता था, मैं नहीं करता। अभी आपको मैं एग्जांपल बीच में दे रहा था कि वो आपके सामने हो रहा था। मुझे क्या पैसे हासिल करना पसंद नहीं, लेकिन मेरा दीन ईमान ये है, शायद रिलीजियस बैकग्राउंड से मैं उतना रिलीजियस नहीं हूँ, कि अल्लाह और दे देगा। मैं ये नहीं करूँगा तो शायद उसका मुझे अलहदा अजर मिल जाएगा। और मैं मेंबर बार काउंसिल के तौर के ऊपर सुपरसीड नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो स्टाफ मेरा थोड़ा सा दूसरों से ज़रा मौके फ़र्क है। लोग ये कह सकते हैं कि शायद इसलिए कि क्योंकि मैं रजा हुआ बंदा हूँ और मैं तो हूँ ही शहज़ादा, मैं अच्छी बैकग्राउंड नहीं है, पैसों वाली बैकग्राउंड से ऑलरेडी आ रहा हूँ, तो मुझे शायद नहीं लगती भूख वगैरह। लेकिन मेरे अपने मसले मसाइल वगैरह हैं, बट फिर भी आई स्टिल स्टिक विद दिस ईमानदारी के साथ। बिल्कुल सही सर। नौजवान वकला को एक और भी मसला दरकार होता है, जैसे कि लॉयर सन होते हैं, उनके लिए ज़रा इजी हो जाता है कुछ मामला में, उनको तालीम के हवाले से चाहिए हो रहनुमाई, या फिर कोर्ट्स की जो सारे मामला मुआजलात होते हैं उसमें अगर वो काम करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर बात आती है जिनके फैमिली में कोई वकील नहीं है, उनको रहनुमाई करने वाला कोई मौजूद नहीं है, तो वो उनको दरकार होती है सीनियर्स की जो है वो तवज्जो। तो बहुत से नौजवान मुखला जो है वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी क्या वजह है कि उनकी कोई गलती होती है, या वो अटेंशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सीनियर्स वाकई वक्त नहीं दे पा रहे? सीनियर्स का कोई काम नहीं है किसी को कोई वक्त देने का, सही, कि वो छुन्ने काके हैं जो बीच में आके ये कह रहे हैं कि जी हमें अटेंशन दें, और कोई कुछ जादू का हमारे पास टीका है कि हम लगा देंगे। ठीक है, बात ये है कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तीसरी पुश्त का वकील हूँ। मेरे बाप के पास कोई टीका नहीं था कि मुझे अच्छा वकील बनाता, बल्कि मैंने अपने वालिद साहब से, जब भी मैं बार बार दोहराता हूँ, मैंने उनको कहा कि अब्बू प्लीज़ पता मुझे फ़लाँ सा चीज़ का मुझे जवाब बता दें, ये मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा तेरी अक्खां हैगियां, तुझे आप नहीं देख सकता। सही, बात ये है, ग्रोन अप लाइफ और वकालत की लाइफ इज़ नॉट अबाउट एनी वन टीचिंग यू, इट इज़ अबाउट आपको मौका मिलना।
आप अच्छी जगह के ऊपर पहुँचे हैं, आपके उस्ताद हैं, अगर आपने फ़ाइल खुद नहीं खोल के तैयारी की, तो आप फ़ारिग हैं। सही सही आपने बिल्कुल खुद नहीं अगर जाके कागज़ात वगैरह पढ़े, तो आप फ़ारिग हैं। आपने उस्ताद से ज़्यादा मेहनत नहीं की, तो आप उस्ताद आपसे मीलों अगर आगे है, आपने पढ़ना है, आप उससे पहले नहीं आए और उसके बाद नहीं गए, तो आप फ़ारिग हैं। उस्ताद को जब आपकी ज़रूरत मिली पड़ी और आप वहाँ पे नहीं मौजूद, तो उसने ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि आपको आके कहेगा कि भाई बेटा पढ़ ले यार, तू कर ले यार, ये कर ले वगैरह। उसने आपको काम दिया, आपने टाइम के ऊपर तैयार करके उसको नहीं दिया, आप फ़ारिग हैं। सही उसके बाद वो आपको क्यों दे दोबारा? सही अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है। किसी की एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे कोई किसी को पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हुआ। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरे वालिद साहब ने मेरे ऊपर बीच में रहम किया कि उन्होंने मुझे कहा जा खुद कर। वो उन्होंने इसलिए किया कि जब मैंने जाके एक नुक्ता निकालने के लिए 12 किताबें फरोली, तो मुझे 12 अलहदा नुक्ते पता चले, अपने ख़िलाफ़ के भी नुक्ते पता चले कि मैं अगली दफ़ा जो दूसरी साइड से अगर पेश हो रहा हूँ तो मैं अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो मैंने अपने रजिस्टर में लिखे और 13वीं जगह जब मुझे अपना मिला तो मैं 12 चीज़ें सीख चुका हुआ था। वालिद मोहतरम ने अगर मुझे ये बता दिया होता बेटा PLD 72 सुप्रीम कोर्ट पेज 3, 4, 5 पढ़ ले, तो मैंने वो 12 चीज़ें नहीं सीखनी थी। मैंने अगर फाइल नहीं खोली, अब मैं जाके अब्बा जी ने मुझे मुकदमा दे दिया, दिलवा दिया यहाँ से पकड़ के, और मुझे वकालत करनी नहीं आती, तो वो बंदे ने 2 मिनट में मेरे पास से भाग जाना। अगर मैंने उसके फैक्ट्स नहीं पढ़े, अपने हाथ से खुद नहीं लिखे, खुद जाके बहस नहीं की, तो वो जाके मेरे जूनियर को पैसे दे देगा। समझने की ये ज़रूरत है कि ये इस वकालत की खूबसूरती ही ये है कि ये सेल्फ हेल्प और इंडिपेंडेंट लोगों का प्रोफेशन है। मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यतीम हो गए थे कम उम्र में, उनका बाप का बिजनेस ठप हो गया हुआ था। कराची के रहने वाले एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से थे, बाहर से उनको पढ़ के वापस लिया, वेले गैसी उनको बॉम्बे जाना पड़ा, एक नए शहर का खर्चा सर पे उठाना पड़ा, वहाँ पे मेहनत की, मैजिस्ट्रेट बीच में बने, एक हिंदू के चेंबर के अंदर काम, हिंदू था या पारसी था, वहाँ पे बीच में काम किया, आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के तहत, राइट। और उन्होंने देखे किस उरूज तक गए कि अब उनका नाम गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे पास। क्या वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए थे? क्या ये कि एहसन भून साहब हाफजाबाद से हैं, ही वॉजंट बॉर्न विद सिल्वर स्पून। वो वहाँ से अपनी वकालत ये सारे का सारा करते हुए खोसा साहब से भी एसोसिएटेड रहे, मुख्तलिफ चेम्बर्स वगैरह से उन्होंने अपना प्लान करके, अब उनको आज़म नज़ीर तारड़ साहब सारे के सारों ने खुद किया हुआ, उनकी जगह कोई और बंदा खड़ा होकर तो नहीं बहस करता ना। सो अंडरस्टैंड करने की ये ज़रूरत है कि यंगस्टर्स का जनरल एटीट्यूड की बहुत एक्चुअली माजरत के साथ सीरियसली प्रॉब्लम है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको इब्तदा में वजीफ़ा दिया जाए, वो एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं उनको ट्रेनिंग करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं ये करता हूँ कि मेरी ऑब्लिगेशन, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से बीच में आपका आपका वजीफ़ा लगाऊँ। यहाँ पे तो एक्चुअली बेवाओं को 50,000 रुपये पे हमने रखा हुआ है। इशू तो ये है कि मगर ये चीज़ वो हमारे से डिमांड भी नहीं करते। यंगस्टर को क्या चाहिए कि वकालत कैसे करते हैं, वो अपने हर बार एसोसिएशन के सदर से डिमांड करें, सेक्रेटरी से करें कि हमें सिखाओ वकालत कैसे करते हैं, जॉब प्लेसमेंट ऑफिस दो कि CV बनाना सिखाओ, कहाँ पे जाना है वो सिखाओ। वो हम बार बार अपने काउंसिल में एक हद तक करते हैं, वीडियोस भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। इन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं। आप कहते हैं ना हुकूक का पाकिस्तान में नहीं पता, यंगस्टर्स को नहीं हुकूक का पता, बल्कि हम अजीब हमारा सिलसिला सीनियर्स को भी नहीं पता कि आपके एक्चुअल हुकूक हैं क्या। ट्रेनिंग आपका हक है, बेहतर करना आपका हक है, ईमानदारी से यहाँ पे बीच में अच्छा माहौल आपकी बार एसोसिएशन में आपका हक है। आपका ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट आप टैक्स, गवर्नमेंट को आप ये कहें कि जी मेरे पे टैक्स लग गया करें, ये आपका हक है कि जी आप पे स्टैम्प ड्यूटी लग गई है, आपका ये करके वो मैं मुकदमे करता हूँ उनकी तरफ से, राइट। मगर वो एजेंडे पे नज़र ही नहीं आता, पता ही नहीं किसी को। और ख़ासतौर पे यंगस्टर्स वगैरह को जो नए वाले आते हैं सारे के सारे, उनको कोई लॉलीपॉप दे देता है। और आजकल लॉलीपॉप ये चल रहा है कि जी हम आपके लिए क्यों ना वकीलों के बच्चों के लिए एक स्कूल हो, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं। हम तो एक हस्पताल नहीं चला सकते जो कि ऑलरेडी डिस्पेंसरी हमने बनाई हुई है, हम अपना प्रोफेशन नहीं चला सक रहे, तो क्या यहाँ पर हम स्कूल चलाने के लिए बीच में बैठ जाएंगे? कोई हाउसिंग सोसाइटी की दे देता है, हाउसिंग सोसाइटी हमारा हक है, सब्ज़ाज़ार के अंदर फॉर एग्जांपल बना था,
आई एम नॉट सेइंग स्कूल वगैरह का भी नहीं है, मगर ये डाउन द लाइन जाके आपके एजेंडा पे पहले बेसिक जो आपके हकूक़ हैं आप पे 780 ना हो। आपका आपके हकूक़ ये हैं कि आपको प्रॉपर अंदाज में सुनवाई आपकी हो। आपके हकूक़ ये हैं कि टाइम के ऊपर जजेस बैठें, मुकदमे आपके सही टाइम के ऊपर लगें, आपको ख़बर उसकी बार एसोसिएशन से सही। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और बेहतर करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली सर, ये मैं थोड़ा सा वक्त आपका और लूँगा। नहीं अच्छी गप लग रही है, और ज़्यादा सारा वक्त लो तो। चलें, आपने जवाब अच्छे मूड में दिया, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके जब ऑफिस में हम एंटर हुए सर, तो आपके ऑफिस में बाहर जो है वो पोस्टर लगा हुआ है द लेजेंड ऑफ मौला जट का, लेकिन मौला जट की जगह द लेजेंड ऑफ अहमद कयूम लिखा है। हाँ, द मैक। यस सर, आप बिल्कुल वही हैं, तो बताइएगा कि इसका क्या पस मंज़र है इसके यार बारे में? मौला जट ये मेरे क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जब उनकी फ़िल्म बनी और सुपर हिट हुई तो उन्होंने मुझे शुक्रिया के लिए बना के भेजा। अच्छा। बिलाल लाशारी साहब हमारा, हिकमत साहबा, फवाद ख़ान भी मेरे बीच में क्लाइंट वगैरह थे। तो ये मेरी वैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज़ ये बहुत कानूनी नुक्ते से इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक, कानूनी नुक्ते से ये फ़िल्म बनवाना बड़ा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि कानून ये था, ये फ़िल्म मौला जट पहले एक फ़िल्म बन चुकी हुई थी, राइट? और उसके हकूक़ कहने के अंदर उनका, उसने जो फ़िल्म का प्रोड्यूसर था वो कहता था कि मेरे पास हैं। अगर मैं वेला वकील होता तो मैं उसको कहता कि जी ठीक है यार बिलाल, तेरी तो नहीं फ़िल्म बन सकती, राइट? मैंने चूँकि कानून पढ़ा हुआ था, मुझे ये पता था कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑथर कोई अपने हकूक़ बेच दे किसी बंदे को ताहयात, तो कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि 10 साल के बाद फ़िल्म के हकूक़ ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हकूक़ ऑथर के पास वापस आ जाते हैं। वो 10 साल से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। तो उसको सजेस्ट ये किया कि फ़िल्म के नासिर अदीब साहब जिन्होंने ओरिजिनल फ़िल्म लिखी थी उसको अपने साथ करो और फ़िल्म बनाना है तो बनाओ। इसके ऊपर मैंने चूँकि कानून पढ़ा हुआ था, मुझे पता था कि नौशी गिलानी का एक मशहूर केस हाई कोर्ट में हुआ था जिसमें अलहम्द पब्लिशर्स के साथ उसकी बीच में लड़ाई थी, और उसकी ये थी कि वो ये कह रहे थे कि जी आपने तो ओरिजिनली हकूक़ हमें बेचे, एक पार्टी कह रही थी हकूक़ हमें बेचे हुए थे तो आप किसी और को कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि फ़लाँ कॉपीराइट एक्ट के एक सेक्शन के तहत इतने अरसे के बाद ये हकूक़ वापस चले जाते हैं ऑथर के पास, वो दोबारा बेचना चाहे तो बेच दे। और बल्कि अगर ऑथर चाहे भी कि अगले 100 साल के लिए दे दे, वो फिर भी 10 लिखा हुआ वो 10 साल से ज़्यादा आगे दे ही नहीं सकता। और एक इस तरीके के तो कानून पढ़ने का आपको और करने का शुगल क्या, स्टार्स के साथ मिलके स्टार्स ने आपने, क्योंकि कानून में जानता था तो मुआहदा है कि इस पे लिटिगेशन भी हुई और लिटिगेशन भी बीच में अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और फिर जाके फिल्म ये हुई। उसने आके मुकदमा वगैरह भी किया, डिले करने की भी कोशिश की। पाकिस्तान के सिस्टम में ये भी ख़राबी है कि इनिशली स्टे मिल जाता मगर एंड के अंदर खारिज हो रहा था तो उसने हमारे से सेटल किया। ये सारा स्किल सेट आपको वकील के शोगल मेले का भी बताता है। यू गेट टू मीट फवाद खान एज वेल। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, ज़बरदस्त चीज़ क्या, मौसीकी का और म्यूज़िक का मुझे एक बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो ये सारे दोस्त यार वगैरह, फवाद ख़ान, अली नूर, नूरी बैंड, सारे के सारे मेरे दोस्त यार थे। तो यही मेरे इनिशली क्लाइंट्स बन गए, इनके मुआहदे वगैरह किए। फवाद फ़िल्मों में गया तो मैंने फ़िल्मों के भी उनके मुआहदे करने शुरू कर दिए। फ़िल्मों के बाद वहाँ से हमारा हिकमत और बिलाल अशारी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा जी ये मोहम्मद बड़े अच्छे करता है और सस्ते के अंदर बीच में मुआहदे वगैरह कर देता, तो मैंने वहाँ पे उनके मुआहदे किए। उनके इंटरनेशनल वाले मुआहदों में मैंने कुछ ज़्यादा उनको चार्ज किया। और इस तरह मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वो इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि रिस्पेक्ट और दोस्ती वगैरह तो होती है, मगर जो मेरा पैशन था उसको मैंने अपनी वकालत के साथ जोड़ के अपनी वकालत अपने दोस्तों के ज़रिए और ये कैसे कर ली। तो आप भी कर सकते हैं, आपके अगर जानने वाले हैं, आप किताबें लिखते हैं, आपकी फैमिली में या रिलीजियस साइट्स के ऊपर आपके वालिद साहब की जिस नौइयत की फॉलोइंग है जो करके, तो आप वहाँ से उनके साथ अगर आप उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो उनके 15 और मसले मसाइल होंगे, आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। उधर से आपको फ़ीस वगैरह भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से कि कोई यंगस्टर भी अपनी वकालत को परवान चढ़ा सकता है, ज़रूरी नहीं है। और ये मेरा मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट है, इनका दूर दूर से मेरे वालिद साहब या मेरी जो तीसरी पुश्त का वकील से कोई ताल्लुक़ नहीं था, राइट। ये खुद बना। और आपको, आपके लिए भी, फॉर एग्जांपल आपके तमाम दोस्तों को भी मैं यही कह रहा हूँ कि वो वकील की वकालत चल ही नहीं सकती जेड़ा ये मेरे दफ्तर में किया 8-6-7 बजे फारिग होके थक के वो चला गया घर, बिस्तर पे सोया और अगली सुबह आ गया, तो किसी को तो नहीं पता चलना ना कि फ़लाँ जगह पे लड़का बैठा हुआ है।
उसको काम देना, नज़र आओगे, पता चलेगा। वीडियोस वगैरह के अंदर अगर तुम आ रहे हो, कोई करता है गूगल फलां चीज़ के ऊपर कि लीगल एजुकेशन, ये तो मेरा नाम आता है। अगर मैंने लेक्चर दिया रिवीजन के ऊपर, वो वहाँ पे मौजूद है और मैं अच्छे लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो बाहर भी एक क्लाइंट बैठा हुआ रिवीजन मेरे से करवाने के लिए, जी जी जी। शायद वीडियो से देख के, या जो लेके आया उसको बंदा, उसने मेरा वीडियो देखा हुआ था। तो आपकी कॉम्पिटेंस, आप अपना इश्तिहार नहीं लगा सकते, लेकिन लोगों को अपनी कॉम्पिटेंस तो दिखा सकते हैं। और आजकल ये वीडियो आपके साथ भी बैठ के वीडियो में इसीलिए गुफ्तगू इतनी बात हो रही है, जी जी आप भी शायद इसीलिए कर रहे हो। एग्जैक्टली। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हो, जी लेकिन फिर आपकी वकालत सफ़र करेगी। इसलिए वकालत में हम ये नहीं अलाउ करते कि आप कोई और प्रोफेशन रखें, मगर वकालत से रिलेटेड आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको इसमें ज़्यादा कमाई आई तो आप वकालत को खैर बात करके आप मेजर ब्लॉगर बन जाएंगे। अगर आपने वकालत करनी हुई एक लेवल तक आप ये करके, इसमें ज़्यादा गुम होने की भी थोड़ा सा ख़तरा होता है, वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर ये गुम होने की बात आपने की, मैं अगर इसको इस साइड पे लेके जाऊँ कि ये वकालत का पेशा भी बड़ा पुरखतर पेशा है, तो उसमें आप अपने आप को किस तरह से सेफ एंड साउंड लेके और चलते ख़तर हैं? क्या मतलब होता है? बड़ा डेंजरस। ये डिपेंड करता है, अगर दो नंबरी नहीं करोगे और एथिक्स के मुताबिक करोगे तो कम ख़तरा है। और बात तो ये है कि वकालत एक लेवल से पुरखतर इसलिए है कि कि भाई बहनों की आपस में लड़ाई हो गई हुई है, गालम गलोच हो गई हुई है, और फिर वो कोर्ट में आते हैं, ऑलरेडी लावा उबल रहा है और आप उसके अंदर बीच में आ रहे हैं। प्रोफेशनल एथिक्स और ये जो आपका सिलसिला वगैरह लिखा हुआ है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप पार्टी के साथ पार्टी ना बने, आप उसके अंदर प्रॉपर्टी में हिस्सा ना लें। वो इसलिए बीच में लिखा हुआ है आपकी बचत के लिए कि जब आप बन जाएंगे तो लावा तो पहले ही खोल रहा है। आपने जाके दूसरी पार्टी को हराया और घर में से आधा हिस्सा ले लिया उसके बाई में, तो उसने तो आपको गोली मारनी है ना। अगर आप अपने फीस से, आपने सिर्फ फीस रखी हुई और लिमिटेड कर पे, और आपने उसने ज़ाती दुश्मनी नहीं की और उसको पिटवाया नहीं वहाँ पे कोर्ट के अंदर, या उससे बदतमीज़ी नहीं की, तो यू आर डूइंग योर ड्यूटी और आप उसके ऊपर चले जाएंगे ये करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट ख़तर को ही कंट्रोल करने के लिए ये प्रोफेशनल एथिक्स और कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स ये सारे के सारे लिखे गए हैं कि आपको सिक्योर किया जाए। आए दिन लोगों को, वकीलों को गोलियां भी पड़ती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बात ये ये प्रोफेशन शेरों का है, ये डरे लोगों के लिए नहीं है। इंसाफ का हकूक किसी को दिलवाने का मतलब है कि एक मोर पावरफुल बंदा उसको रोंद रहा है, आप उसका हाथ रोक रहे हैं, आप उसके लिए सामने खड़े हो रहे हैं, तो देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन दिस। मगर अगर ये मॉरल तरीका है और आप अच्छे अंदाज के अंदर कर रहे हैं तो फिर ठीक है। फौत तो हर बंदे नहीं होना ना यार, एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि आपने किस तरह कितना जी के, किस अंदाज के अंदर आपने शेरों की तरफ जिया है कि गीदड़ के तौर के ऊपर आपने बीच में करके कमाते रहे कमाते रहे कमाते रहे, एंड में अस्पताल के अंदर जाके टीके इधर भी लगे हुए हैं उधर भी लगे हुए हैं, तड़पते हुए मरे। तो वैसे अगर हो गया ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी सुइसाइडल, या हर बंदे से लड़ाई वगैरह करते रहें और आपे से आप बीच में बायर हों बिकॉज ओवरडू करें। बट ऑल आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ इज कि इस प्रोफेशन में ब्रेवरी की भी ज़रूरत है, मोरालिटी की भी ज़रूरत है, बट इतना भी वो ख़तरनाक नहीं है, बहुत मज़े का भी प्रोफेशन है ये। एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आई डू। तो सियासत में वकला का क्या किरदार देखते हैं? बहुत ज़्यादा यार नेगेटिव हो गया हुआ है, बिकॉज़ हर बंदे ने जिस तरीके से सियासत ही बहुत ज़्यादा पोलराइज हो गई है, उसने हमारे प्रोफेशन को भी तबाह करना शुरू कर दिया कि मुख्तलिफ पार्टियों की विंगें बन गई हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया हुआ है। आप और आपका लीडर सही है, बाकी सारे के सारे चोर हैं। और अब तो बहस ये होती है कि वो तेरा चोर मेरे चोर से ज़्यादा बड़ा चोर है। चोर हो ही क्यों? बात यह है कि आप किसी की पार्टी, और मुझे ये नहीं कभी समझ आई कि आप किसी पार्टी से वाबस्ता बतौर वकील हों भी क्या आपको दूसरी पार्टी से फ़ीस हासिल करनी नहीं पसंद आती? क्या वहाँ से आपको क्लाइंट्स वगैरह नहीं आ सकते? खुल के करें। और वकला के अंदर जो जनरल सियासत है ये तो काफ़ी नेगेटिव हो गई, वकला सियासत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूज़फुल चीज़ है। आई टेल यू द नेम ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर्स दैट आई नो। अकायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, एब्राहम लिंकन, ये सारे के सारे सियासतदान भी थे, राइट? वकील भी थे, मगर जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इनमें कॉमन चीज़ ये भी है कि कानून वगैरह जानते हुए
इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आगे लेके गए। इसमें कोई कायदा मोहम्मद अली जिन्ना को किसी ने नहीं जाना था अगर वो मैजिस्ट्रेट ना बनता। अगर वो जाके ऑल इंडिया पहले कांग्रेस को ना करते और एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना बनते, फिर गांधी ने फारिग करा दिया, नाराज होकर पाकिस्तान से बाहर चले गए, इंडिया से बाहर चले गए। वहाँ पे फिर डॉक्टर इकबाल ने उनको लिखा और वापस बुलवाया कि पीएमएल को आप बीच में टेक ओवर करें, मुसलमानों को हुकूक दिलवाएं। उन्होंने वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स को यूज़ किया और इम्प्लीमेंट करके किया। एतजाज़ एहसन साहब भी सेनेटर हैं, एसएम जफर साहब भी बीच में सेनेटर रह चुके हुए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ऑल आई एम सेइंग टू यू इज़ कि आप अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी डिग्निटी आप मेंटेन रखें। सलमान अकरम राजा साहब नवाज शरीफ के भी वकील थे और पीटीआई के भी हैं। अब पीटीआई में थोड़ा सा ज़्यादा बीच में हो गए हुए हैं, बट इनिशियली तो वो आपकी काबिलियत बोलती है बतौर वकील। फिर आपने जाके अगर आपने जाना है पॉलिटिक्स में, आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट इट, पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बेहतर नहीं होगा मामला। तो सर आपने बात की शुरू वाले दिनों की, मैं यहाँ पर एक सवाल जनरेट करना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हो जाए। वो ये कि हमारी जो कानून साजी थी शुरू वाले दिनों में, जब अमेंडमेंट्स हुई या कानून बनना चाहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बन रहा था, तो सर आप ये समझते हैं कि जो अब के कानून में जो कमियां हैं वो उस वक्त से शुरू हुई, क्योंकि जब हमें इस चीज़ की इजाज़त मिली कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, हम उसमें फेल्ड नज़र आ रहे थे क्योंकि इंडिया ने पहले बना लिया, फिर हम कुछ अर्सा वेट किया, उसके बाद जब वो बना तो वो पूरा का पूरा कॉपी था जो हमें आइन मिला, ठीक है। उसके बाद जब हमने दूसरा बनाया फिर हम उसमें फेल हुए, फिर कहीं जाके तीसरा बना, उसमें भी कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आज के जो कानून में अब के जो दौर में हमें कानून में जो कमियां नज़र आती हैं, इम्प्लीमेंटेशन देख लें या जो आपने बताया कि विक्टिम्स के जो कानून है वो भी जो है ना उसके ऊपर भी बात नहीं होती है, तो क्या आप समझते हैं कि वो उसकी वजह से ये है कि हमारी जो बेसिक्स में जो चीज़ें थी वो नहीं रखी गई थी? ये देखो, एक हाथ इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बात तो ये है कि आज से आगे क्या करना है, बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाना है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने पुरानी चीज़ों से नहीं सीखा तो आप वो चीज़ें वही गलतियां दोहराते रहेंगे। 3 कॉन्स्टिट्यूशन में से हम गुजरे भी हैं। मेरी बला से जो मर्जी आप करें, बना के एक जो करना है वही एक सिस्टम रखें। 3 दफ़ा हमें तो ये भी नहीं, कभी आप रेजिडेंशियल करना चाहते हैं, कभी आप कहते हैं फ़ौज बड़ी अच्छी है, आपके बेसिक्स ही नहीं कभी सेटल हुए, राइट। और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप बनाते हैं तो रोल आप किसी थर्ड पार्टी को या एस्टैब्लिशमेंट को आपने रखा हुआ है, उससे बाहर वगैरह। टर्की ने उनको अंदर रखा हुआ है बाय द वे। अगर आप उनकी आप एग्जाम्पल वगैरह देखें और इनके मामला देखें, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट ये सारे के थे तो थे। वो देख के आप सीख लो कि हाँ, वहाँ पे मेरे नज़दीक कमज़ोर लोग थे वहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने मुख्तलिफ़ फ़ैसलों के और मुख्तलिफ़ डिसीजंस के मुताबिक इनको कभी मरोड़ के इधर ले गए, कभी मरोड़ के उधर ले गए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों का बहुत गलत बीच में इंप्रेशन है कि जी वो ये है कि लोग इंसानों के बारे में शायद लोगों का बड़ा है कि इंसान बड़े अच्छी चीज़ हैं और वो यार अच्छे क्यों नहीं होते बंदे, और मुल्क के बारे में नहीं सोचते। सारी दुनिया के अंदर मामलात बेसिकली ये हैं कि सिस्टम्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अच्छे बंदे नहीं हैं उनके गलत कामों को रोकने के लिए, राइट। पावर के ऊपर तो जो भी बंदा का जिसको जिसको बस पड़ेगा उसने कब्जा भी करने की कोशिश करनी है, और उसने ये भी कोशिश करनी है कि मेरे अलावा कोई और आए ना, और मेरे बाद फिर मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है या ये है। अगर आप फौज के अंदर हैं, अगर आपके पास वहाँ पे पावर है तो आपके जहन में ये होगा कि मैं ये परपेचुएट करूँ, मेरे पास ही सारे का सारा कंट्रोल रहे। और ये चीज़ें आती हैं ओवर टाइम थ्रू डेवलपमेंट ऑफ आपका सिविक सेंस वगैरह इस चीज़ों का। अगर आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए ना, इंडिया में कानून की मेरी थ्योरी है सही है कि नहीं वगैरह, अगर आप हाई कोर्ट कभी जाएं तो अगर आप वहाँ पे नाम वगैरह देखें ना 47 से पहले ऊपर सदर और सेक्रेटरीज और सारों के 99.9% आपको नॉन मुस्लिम्स नज़र आएंगे, राइट। उस टाइम के ऊपर माई कम अज़ कम थ्योरी इज़ के अवाम जो ज़्यादातर थी वो एजुकेटेड, लॉ नोइंग और कानून को फॉलो करने वाली हिंदू ज़्यादा थे। उन्होंने कानून वगैरह बनाया और उसको फॉलो कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पार्टीशन ना होता तो मैं आप शायद मुंशी होते यहाँ पे, राइट। किसी के लिए हम काम वगैरह कर रहे होते हैं, हम लो लेवल पे होते। इंडिया में आपको उसकी चीज़ें अभी भी नज़र आ रही हैं।
उन्होंने चंद टोकन बंदे तो रखे हुए हैं, फिल्म में एक्टर, क्रिकेट टीम में, ये वो वगैरह, वहाँ पे तो मुसलमान वगैरह रखे हुए हैं, मगर बाबरी मस्जिद और इन चीज़ों के अंदर तो आपको नज़र आएगा कि उनकी असलियत सामने नज़र आ रही है कि कायद आज़म और इकबाल दो टू नेशन थ्योरी में प्रॉब्ली सही समझते थे। यू नीड टू टेक अ कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पावर मैप, जिसके अंदर लड़ाई मार कुटाई हर वक्त होती रहेगी। इंडिया के अंदर जिसको हम बड़ा ज़बरदस्त कह रहे हैं, इंडिया के अंदर 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हुई हैं, राइट? यानी उनको भी तब्दीलियां नज़र आती हैं, हम चुप के सारी चीज़ें बाहर सुट देते हैं, फिर एक नई बनानी है, और फिर एक और तीसरी दफ़ा एक और पकड़ के नई उठा के बाहर फेंक देते हैं, फिर हमने नई बनानी है, हमारा मुल्क दो टुकड़े हो जाता है। हम किसी सिस्टम के अंदर ठहराव के साथ, फेथ के साथ फॉलो अप करते ही नहीं हैं, यहाँ शरारतें होती रहती हैं। और जब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके, ये जब आपको सोच वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है सही है, फॉलो थ्रू ऑन इट, उसमें कोई ख़राबी है, अमेंड इट। लोग अभी ये बोल रहे हैं कि वो नहीं जी गान देगा, आग ला दे, ये अमेंडमेंट आ तो गई है ना, अब इसमें गलती है, उसको तब्दील करने की कोशिश करो, अगले इलेक्शन के ज़रिए आके अपने बंदों को लाने की कोशिश करो, प्रॉपर तरीका। दैट इज़ हाउ ए सिस्टम इज सपोज टू वर्क। आपके ख्याल के अंदर बाकी अमेरिका, दूसरे मुल्कों के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे इंसान नहीं बसते। तो ये चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मेरे ख्याल में शायद इलेक्ट कर लिया सदर, उसकी बैकग्राउंड, उसके मामलात आपके सामने ही हैं, उसने तो दावा बोल लिया था। अमेरिका में भी वही चीज़ें हुई हैं जो हम यहाँ करते रहते हैं, मगर उनका सिस्टम बरकरार है क्योंकि दे हैव फेथ इन द सिस्टम एज वेल। सर अभी देखा आपने आइन साजी भी, तो यहाँ पे बड़ा एक सवाल क्रिएट हुआ और लोगों में ये चीज़ की बड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि पार्लियामेंट जो है वो किस आइन के तहत, वो किस आइन के तहत जो है वो आइन साजी करता है। 73 के आइन में लिखा हुआ है कि वो कर सकते हैं, 73 के आइन में लिखा हुआ है अमेंडमेंट की उनके पास पावर है। 73 के आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोई कोर्ट उस अमेंडमेंट को नहीं बीच में देख भी सकती या चैलेंज वगैरह कर सकती। बात तो ये है, उसके अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने अगर पास किया, बहस करने के लिए वकील तो 172 नुक्ते भी कि ये वो मुकम्मल पार्लियामेंट नहीं है जिसके अंदर वो सारे बंदे नहीं बैठे हुए, वो बैठे होते तो ये है, बट फैक्चुअली तो 2/3 मेजॉरिटी ने किया है। वो जो नहीं थे उनको भी अगर आप एक्सक्लूड करके करें, अब आप उसको वक़्त देते हैं कि नहीं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। आप ये भी कह सकते हो जी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सिर्फ आइन को सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को कर सकती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और ये चीज़ें वगैरह आइन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो ये टेंशन वगैरह रहती है, इट्स अ क्रिएटिव एंड अ डिस्ट्रक्टिव टेंशन, जिसके ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह आर्ग्यू करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही आएगा जो इनकी स्ट्रगल के अंदर से आएगा। सो आपका सवाल एग्जैक्टली इसके बारे में क्या है, पार्लियामेंट ने अपना इख्तियार, नुमाइंदों ने इख्तियार अपना किया है। अभी मैं खाने के ऊपर बैठे हुए तो कोई कह रहा था कि जी ज़बरदस्ती उठवा के अंगूठे लगवाए गए हैं, ये किया गया, वो किया गया। उसका अगर कोई एविडेंस है, या वो अगर किया गया है या नहीं किया गया, सिस्टम्स में इसी तरीके से होता है। ये होगा मामला, अगर कोर्ट के सामने जाता है या नहीं जाता, उसके मुताबिक एक डायरेक्शन में हम चल पड़ेंगे। दैट्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस वर्क और नॉट वर्क। उसमें अगर वो ख़राबी होगी, 58(2) भी किसी ज़माने में होता था, एक आमिर को पावर देता था, वो ख़त्म हो गई। और एक दफ़ा सुओ मोटो का पेंडुलम बहुत ज़्यादा एक साइड के ऊपर चला गया, अब उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ हाउ सिस्टम्स वर्क, देयर इज़ नो। सर मैं इख्तिताम की जानिब जाऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूँगा कि नौजवान वकला जो भी रिसेंटली इस फील्ड में आए हैं, उनको ये नहीं समझ आ पा रही है कि वो फौजदारी में जाएँ, सिविल में जाएँ, कॉर्पोरेट में जाएँ, वो किस तरफ जाएँ, वो उसको उसका उस चीज़ का तयन किस तरह से करेंगे सर? उसमें जाएँ जहाँ पे उनको पैसे मिल सकते हैं। आपने ये जो चीज़ें सारी गिनवाई हैं, मुकम्मल तौर के ऊपर, और मैं भारी अल्फाज कर रहा हूँ, विल बी ए स्टूपिड थिंग फॉर एनीवन टू स्पेशलाइज शुरू में। गधों वाली बात होगी कि आप कहें कि जी मुझे तो सिविल सिर्फ पसंद है क्योंकि मुझे 50, यानी कि आपको 50% क्रिमिनल वालों से पैसे हासिल करने पसंद नहीं है। फिर आप कहेंगे कि जी मेरी फिर वकालत नहीं चलती, तो 50% तो तुमने खुद ही छोड़ दिया भाई। हमसाए के अंदर बंदा आया, वहाँ पे पर्चा हो गया, और तुमने छुड़वाने के लिए तुम कहो मैं तो फौजदारी करता ही नहीं हूँ, मुझे तो सिविल का आता, तो तुम्हारे वो इंतज़ार के मुताबिक उन्होंने तुम्हारे पास आना है। 50% खुद उड़ा दिया। मुझे कॉर्पोरेट पसंद है, 2 लफ्ज़ अंग्रेज़ी के नहीं बोलने आते। उनका ख्याल है कि जी बड़ी वहाँ पे कमाई होती है और बड़े AC वगैरह वाले कमरों में होते हैं, वो तो तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे। तुम्हारे एक जुमले में 5 अगर अंग्रेज़ी की गलतियाँ हैं, और मार्केट के अंदर वो 1% काम है, पैसे काफ़ी ज़्यादा होंगे, 1% काम है तो 99 से आपने अपने आप को फारिग करा दिया।
एक साहब अभी आए थे हमें मिल के, यार मैंने टैक्सेशन में स्पेशलाइज करना है, क्यों? वो भी 0.5% ही काम है या 1% काम है। लड़कों को वो काम सीखना है जो कि वो उनको पहले 2 साल में मिल सकता है। मेरे साथ बैठ के अगर उन्होंने करोड़ों रुपए की आर्बिट्रेशन करनी सीख ली, तो क्या उसको करोड़ों रुपए की आर्बिट्रेशन अगले 10 साल में मिलने लगी है? तो फिर कमाई कहाँ से करेगा? उसने तो वो काम सीखना है लड़के ने जो कि उसको, और ये हमने बार वोकेशनल कोर्स में भी एक आपको चेकलिस्ट देते हैं कि भाई ये 12 नौयत के मुकदमे जो कि तुझे इब्तदा के अंदर मिल सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट, छोटे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बहुत सारे होते हैं, इनहेरिटेंस के मामलात, शादी तकरीबन सारों की होती है, शादी की डिवोर्स होती है, बच्चों की कस्टडी के मामलात, छोटे मोटी बेलें, रिमांड के टेस्ट करना। अब मर्डर का मुकदमा तो किसी लड़के को नहीं मिलना शुरू हुआ ना, वो मर्डर के चेंबर में चला जाए और वहाँ पे मर्डर की अपीलें वगैरह तैयार कर रहा है हाई कोर्ट की, ये सारी, तो व्हाट इज ही लर्निंग? सो समझने की ये ज़रूरत है कि, और बार बार मैं यही कहता हूँ कि फोकस बहुत सेल्फिश लेवल पे कि मुझे क्या काम चाहिए, मुझे काम क्या मिल सकता है। आपको मैंने ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपने दोस्तों की इसीलिए दी, लेजेंड ऑफ मौला जट और लेजेंड ऑफ मैक की, कि मैं वेल कनेक्टेड था लेकिन मैंने अपना जहन इस्तेमाल करके ये चीज़ें मोनेटाइज की। आप अपने पॉडकास्ट के ज़रिए कर सकते हो, किताबों के ज़रिए कर सकते हो, आप अपना एक इमेज दे रहे हो कि मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम एबल टू राइट, आई कैन टॉक अबाउट, जितनी यहाँ पे मेरी बिक्री हो रही है या शोहरत हो रही है उतनी आपकी हो रही है। ये भी तो हो सकता था कि इस वीडियो में मैं सारे कैमरे मेरी तरफ ही आपके लगे रहते और आपकी चेहरा नहीं आ रहा, तो किसी को तो नहीं पता चलना था ना कि हुज़ैफा साहब कोई हैं। दिस इज़ हाउ यू गो हेड एंड मार्केट योरसेल्फ एक लेवल के ऊपर। अब इस तरह के भी लड़के यहाँ पे मौजूद हैं जो टिकटॉक के ऊपर म्यूजिक लगा के, उनका वीडियो सारा ये है कि गाड़ी में से निकले, पराठों में से, और जट बड़ा ज़बरदस्त, और ये वो सारे के सारे पूरे चल रहे हैं। उनके हम लाइसेंस कैंसिल करने के लिए करते हैं, बिकॉज हमारे नज़दीक ये नहीं है। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, डुएट कर रहा है सिविल कोर्ट के प्रेमिसेस के ऊपर, लड़का लड़की दोनों यूनिफॉर्म के अंदर, वो नॉन सीरियस हैं, हमारी सीरियसनेस को या वो करते हैं, और उनके लिए भी नहीं अच्छा। उनको गाना गाने के लिए तो नहीं कर रहे ना। वो मोहतरमा एक आई थी जिनको डुएट वगैरह था, उनके बारे में मैंने किसी को कहा कि जी मैं हमें सोशल मीडिया मैंने वो उनको रोकना चाहता था इस तरीके से, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखा, तो मुझे पता चला कि वो मिलना चाहती हैं, आई मेरे पास। घंटा उनको मैं कहता रहा, बेटा ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, आपने बड़ा अच्छा कहा, और उन लॉ की डिग्री भी नहीं थी, फिर भी कि जी मैं, फिर भी वकालत मुझे लग रहा था कि कर रही हैं, कि जिसके सर क्लाइंट्स बड़े आते हैं इसकी वजह से। मैंने कहा सर इसलिए आपकी वकालत के लिए तो नहीं आते होंगे। तो ये करके उसके बाद जब मैंने उनको ये कहा, और अंत ये है कि घंटा मैंने उनके साथ सर खपाई के बाद जब उनको मैंने कहा ये ना किया करो बेटे, ये ना किया करो, तो एंड में जाते जाते मुझे कहती हैं सर मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। मैंने कहा मैं आपको पहले सोशल मीडिया से आपको हटाने की कोशिश करता रहा हूँ, तो आपका आखिरी जुमला भी ये है कि मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। तो आई मीन शी वॉज ट्राइंग टू मोनेटाइज इट हर सेल्फ। आप रूल्स के अंदर रह के डेफिनेटली कर सकते हैं। ऑल आई एम सेइंग इज आप सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग। मैं लेक्चर्स देता हूँ, 15 और चीज़ें करता हूँ, और मैं शोगल मेले के लिए भी करता हूँ, मैं बोंगियाँ भी बड़ी मारता हूँ, शायद वो मुझे नहीं मारनी चाहिए, अगर मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ मैं सीरियस वकील हूँ। लेकिन मैं उस लेवल से आगे जा चुका हूँ, एवरीवन नोज मी एज अ सीरियस लॉयर। बट तो शोगल मेला जब कह रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि सड़ा हुआ वकील नहीं है, ये देखो ही हाँ मे भी करता अच्छा आदमी है, ये वगैरह सारा। उसका एक सियासी पर्पस वगैरह भी शायद हो कि लोग मेरे साथ जान पहचान और ये सारी की सारी कंटिन्यू करें, तो उनको मैं अपना इनसाइट भी दे रहा होता हूँ। बट अगर आपकी इंटेंशन एट अ पर्टिकुलर टाइम है कि फोकस हो के आपने इस्टेब्लिश करना है फर्स्ट एज अ सीरियस लॉयर, देन यू शुड अपेयर। अगर यूनिफॉर्म के अंदर आप नज़र आ रहे हैं कि आई डिड अ वेरी सक्सेसफुल केस या वॉन अ केस एट हाई कोर्ट, ये तो बता सकते हो ना, तो वही इन्हें जितने होया तेनू ही दो। लेकिन अगर तुम वहाँ पे डांस कर रहे हो या तुमने बोंगियाँ मार रहे हो और तुम्हारा हमसाया वहाँ पे देख रहे हो, कह रहे थे यार शोखा है इनू की करना, ये तो सीरियस है ही नहीं, घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। तो अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए, आई मीन देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिंक्डइन एज वेल। फेसबुक से ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू मैं वहाँ पे करता हूँ, वो प्रोफेशनल्स के लिए होती है। यहाँ पे फेसबुक वगैरह शोगल मेले के लिए अगर आपने रखना है अलहदा रख लें, या कोई अलहदा बीच में आप चैनल रख लें। बताना मैं आपके सामने ये जा रहा हूँ, आपने सवाल तो लड़कों की स्पेशलाइजेशन के बारे में किया है, लड़कियों को मैं उसके बारे में ये कहूँगा सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 साल के बाद में सोचिएगा, अभी आपने ये कहना हाँ जी मैं हर चीज़ का स्पेशलिस्ट मैनू दो, ना काम नहीं भी करना आता मुझे, दो पैसे मैं मुफ्त में मैं करूँगा, मुझे खर्चा मेरा पूरा कर दो, मेरी जेब से खर्चा ना कराओ, करके मैं सीख लूँगा।
उनको कहने की नहीं ज़रूरत, कहो जी मैं कराता हूँ, कि किस चीज़ की डर रहे हो यार वगैरह करके पहले हर बंदे ने कायदे आज़म ने भी पहली बेल कराई होगी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पहला मुकदमा किया होगा, और अमूमन में अगर आप हार भी जाएंगे वगैरह एटलीस्ट यू ट्राइड, उस बंदे के पास कोई हक नहीं था, और दैट इज़ हाउ यू लर्न। सो ये स्पेशलाइजेशन सवाल ही नहीं पैदा होता, सही। सब कुछ करो ठीक है। और जाके हर चीज़ के अंदर जाने की और भूखों के अंदाज के अंदर करो। जो बंदा वह घर पे बैठा रहा कि जी क्लाइंट आएगा नहीं आएगा, जो बंदा आगे जाके जिसको कहते हैं कि यार बड़ा ही कौन, फिर मैं कौन सी गाली निकालूं बीच में, बल्कि बड़ा चुक्कू है या बड़ा चिमटू है या ये है साथ चिपका रहता है और टीसी करता रहता है, ये करता रहता है, उन बंदों को कहाँ, वो एक देख मुकदमे लग जाते हैं, आगे चला गया और उसको ये ओहदा मिल गया, उसको ये हो गया, तो यही तो करना होता है। एग्जैक्टली। आप बैठे हुए हैं, आप वो ये वो इस तरीके से उंगली करके उसको दिखा रहे हैं, आपकी भूख है, आप अलहदा बीच में जहाँ पे एंड के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको अगर आपके नहीं मिल रहा तो आपका कसूर है भाई, आपको किसी ने फरिश्ते ने आके तो नहीं करना ना, जिंदगी एक ही, आपकी सिचुएशन बेहतर करनी, अपनी टेंशन भड़ास निकाल लो कि वो है, वो तुम्हारे से मीलों आगे चला गया होगा, तो बड़ी बात नहीं है ये रियलिटी की, ये जिंदगी की रियलिटी है। बचपना ये एक्सपेक्ट करना कि कोई चीज़ तुम्हें आ जाएगी, मिल जाएगी, कर लोगे, ये करके नहीं, तुम्हें चीज़ अर्न करोगे, डिजर्व करोगे, भागोगे, हरकत में आओगे, नज़र आओगे तो काम मिल जाएगा, नहीं करोगे तो फिर ठीक है बैठे रहो, भूख तो किसी को क्या पता कि वालदैन जब तक हयात हैं वो तुम्हें खिलाते भी रहेंगे, पिलाते भी रहेंगे, और शादी उन्होंने साथ करते करते कर दी नहीं, बच्चे आ जाने, वज़न इतना ज़्यादा पड़ना है कि तुम्हारी कमर टूट जानी, और फिर कहीं कहीं कर नहीं सकोगे, मिजरेबल सारी उम्र करोगे, तो यही टाइम होता है यंगस्टर्स के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, हर तरीके का काम सीखो, वो काम सीखो जो कि आप करना चाहते हो, इस शशके में बिल्कुल ना जाओ कि मैंने सदर की चैम्बर में जाना है, या मैंने मलिक यूं साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना है, या मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में इमरान खान के नारे वगैरह बीच में डालने हैं, वो तो तुम 2 साल जिसमें तुम काम करना सीख सकते हो, वेले हो। बेशुमार दोस्त मेरे ऐसे भी हैं, एक वो आ गया बीच में बल्कि वो दरवाजे के अंदर सामने से, जो कि सिर्फ सियासी हैं, एक मुकदमा ज़्यादती नहीं करना आता, तो उसको वो सियासी के लिए इस्तेमाल करते हैं, रोटी खिलाते हैं और बस कहते हैं थैंक यू वेरी मच जाओ, अब 24 घंटे तो नहीं हो उन्होंने करना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है, इस प्रोफेशन में अगर कोई यंगस्टर आया है, शायद आप अपनी सिग्निफिकेंस बढ़ाने के लिए बाहर पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत करें, इब्तिदा में कोशिश करें, दूर रहें, मगर सबसे आपकी अवलीन तरजीह आपकी भूख, आपकी अर्निंग, और वो चीज़ें सीखनी है जिनसे आप अर्न कर सकें, उसके अलावा जो चीज़ें आपको मिल ही नहीं सकती वो सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है इब्तिदा में, कि आप मलिक यूं साहब की फाइलें उठा के सुप्रीम कोर्ट में पीछे वीडियो में नज़र आ रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, आपने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर आप किसी जज के बीच में लग गए, वो क्या कहते हैं इंटर्न लग गए, मेरे नज़दीक वो भी वो एक टॉप के ऊपर जाके भी वो अपना वक्त ज़ाया करें, उनको सादा सिविल का मुकदमा नहीं करना आता, सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं उन्होंने जजमेंट्स लिखनी शुरू कर देनी ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तो वकालत नहीं शुरू कर देनी है, वो तो जब नीचे आएंगे काम करेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं कि आपने जो है बहुत सी चीज़ें कवर अप हुई, लेकिन मेरे दिल की तशनगी जो है वो कभी भी बुझेगी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप फिर कभी भी तो मैंने तशनगी तुम्हारी वो जान ही थी वगैरह, इतनी मेहनत करने के बाद इतनी लंबी गप लगाने के बाद तशनगी बड़ी ज़्यादा है तुम्हें लगता है, सर वो इतनी बातें हैं कि मैं निकाल ओके किस्त नंबर 1 के अगली वाली केस के अंदर फिर देख लेंगे, वो जब भी कहोगे यार देखो अच्छी बात है, इट वॉज अ प्लेजर फॉर मी, ऑनर फॉर मी एज वेल, आपकी दोस्ती है दोस्तों की, आप आए वगैरह, होपफुली यू विल फाइंड इट यूज़फुल, और बाकी दोस्त भी यूज़फुल इसको फाइंड वगैरह करें। मैं इसीलिए बोलता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में, बार बार दोहराता रहता हूँ कि हमारे बेशुमार यंगस्टर्स इस नौइयत के हैं कि जो एक चिड़िया अगर एक किसी कमरे में बंद हो जाए तो उसका ख्याल होता है ये बंद खिड़की ना, ये जो शीशा लगा हुआ है ये इसके अंदर से निकल जाएगी और अपनी टकरें मार मार के अपना सर फोड़ लेती है, जबकि बेशुमार रास्ते और भी खुले होते हैं कमरे में से जहाँ से वो आज़ाद होके या इसी कमरे के अंदर भी फल फूल सकती है, राइट। सो इसीलिए गुफ्तगू करने का और आप तमाम दोस्तों के साथ करने की बात यह है कि आपने अपने हर लड़के ने अपना रास्ता खुद करना है, दे कैन कम टू मी एंड टॉक टू मी, अपने सीनियर्स के साथ भी मदद के लिए बैठे, मगर ये एक्सपेक्ट कोई ना करे कि वो बुरकी बना के मुंह में डालेंगे, वो जो छुन्ना काका होता है उसको ही बीच में मिलती है, और जब आप बड़े हो जाते हैं
अगर आपकी बड़ी की उम्र में भी कोई आपको बुर्की मुँह में डाल रहा हो तो कि क्या लतीफ़ा है बीच में 18 साल का लड़का वो मेरा वीर ये इस तरीके से तो लोग लतीफ़ा आपको समझते हैं एंड यू नेवर ग्रो अप और फिर आपको ज़िंदगी में फ़ेल करते हैं तो अच्छी बात है यार करने के लिए मेरे लिए ऑनर था सही। और लगे रहो छा जाओ यार बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त सर। ज़ैफ़ा उम्मीद ज़िंदाबाद। करता हूँ कि आप लोगों को भी पॉडकास्ट पसंद आई होगी और आखिर में आपको बड़ा पॉजिटिव पाया और चूंकि हम आपकी वीडियोस भी देखते रहते हैं, आखिर में मैं आज की बात से इख्तिताम करूँ